गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फिफ्थ यूनिट्स है, जो कि स्लाइड्स पे आपको दिख रहा होगा। हर एक बातें ये ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक होगा, जो भी लेक्चर होगा, वो पूरा क्लियर होगा। मतलब आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कौन सी यूनिट चल रही है, और लेक्चर भी हमने लिखा है, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आगे का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है 1 to 4th यूनिट तक, वो थर्ड सेमेस्टर 1 to 4th यूनिट है, वो सर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। वहां तक सर लेकर चलेंगे। और यूनिट फिफ्थ जो थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फिफ्थ जो पार्ट है, जहां पर आपको दिखेगा प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हम सर और हम मिला करके पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ध्यान रहे, ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब जितने महाराजा सुहेल देव स्पेशली जो यूनिवर्सिटी है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज है, मतलब आजमगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सब जगह एक ही सिलेबस है और सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ये नहीं समझना है कि ये मेरा सिलेबस अलग होगा, जो सर पढ़ा रहे हैं उनका मतलब महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने कॉलेज हैं, वो सब में जो टॉपिक है, जो चल रहा है, वो सेम चलता है सिलेबस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोस्टली जो है यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जरा देखेंगे कि ये आज फर्स्ट लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। तो ये तो आपके समझने के लिए लिख दिए हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ताकि किसी बच्चे को अगर नोट डाउन भी करना रहे तो कंफ्यूजन ना हो। आते हैं हम लोग एक अलग अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। जरा देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट जो आपको टॉपिक मिलेगा, उस पर लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें तो ये बातें ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स के, आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्यों हम माइक्रोस्कोप को इतना डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आप ये बातें समझिएगा कि हम लोग माइक्रोस्कोप को इतना डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि साइंस में माइक्रोस्कोप ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आज हम तरह तरह के जो डिजीज हैं उसका डिटेक्शन कर पा रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर जो है उसका डिटेक्शन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ही एक तरह से हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम लोग डिजीज का डिटेक्शन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्राइम का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, फोरेंसिक में, पैथोलॉजी में यूज हो रहा है, और साथ साथ में लेबोरेटरी में, लैब में यूज हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा होगा जो है लैब में, और नहीं भी देखा होगा तो हर एक पार्ट्स, हर एक चीजों के बारे में डिटेल हम यहाँ पर बताएंगे एक एक करके। आज इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन टाइप का है, तो हम लोग ये देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको ये टर्म मिलेगा, ये टर्म ये मिलेगा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब ये माइक्रोस्कोप नहीं लिखा हुआ मिलेगा, माइक्रोस्कोपी। तो इसका मतलब समझेंगे माइक्रोस्कोप का स्टडी करना है, लेकिन हम लोग यहाँ माइक्रोस्कोपी टर्म से ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोपी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आईज बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। मतलब अब ये नहीं समझेंगे कि माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी दोनों है। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि माइक्रोस्कोपी का मतलब माइक्रोस्कोप का स्टडी करना, और किस तरह से स्टडी करना, साइंटिफिक वे में। मतलब जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे बना है, किस तरह से हम जो माइक्रोस्कोप है इसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये सिमिलरली ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सब लोगों ने मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो हम लोग जिस तरह से मोबाइल में लेंस लगा हुआ आपको दिखता है तरह तरह का, और आप मोबाइल में क्या करते हैं, कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेते हैं, और साथ साथ में रेजोल्यूशन भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब जूम भी कर लेते हैं। तो ये सब चीजें कैसे हैं, इन्हीं सब चीजों को हम यूज करके माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन किए हैं, माइक्रोस्कोप भी बना। तो जो इन्वेंशन है उसका डिटेल नेक्स्ट वाले टॉपिक में है, और जो माइक्रोस्कोप का डिटेल वो नेक्स्ट। हम यहाँ पर ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है। तो इसका सिंपल सी बात है कि जो छोटा सा ऑब्जेक्ट, टू स्मॉल का मतलब जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसको हम खुली हुई आंखों से या अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। तो साइंटिफिक वे में स्टडी करना, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन कर पाए, तो साइंटिफिक वे में माइक्रोस्कोप का स्टडी करना ही कहलाएगा माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एम होता है वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, जूम करना, क्लियर एंड डिटेल इमेज हमें मिल सके। स्पेसिमेन के लिए आप जो स्लाइड का यूज करते हैं उसको स्पेसिमेन कह सकते हैं, जो ब्लड के लिए सैंपल के लिए लेते हैं उसको हम लोग स्पेसिमेन बोल सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रहे कि माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस है। माइक्रोस्कोपी का मतलब साइंटिफिक वे में स्टडी करना, ऑब्जर्विंग ऑफ ऑब्जेक्ट को हम साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसको
हम लोग क्या वो कहेंगे, माइक्रोस्कोपी कहेंगे। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल माइक्रोस्कोप का करेंगे और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हमको मैग्नीफाइड, क्लियर और डिटेल इमेज मिल पाएगी, ताकि हम वो चीजें स्टडी कर सके, देख सके जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। आप जरा देखेंगे इसका, हम आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे। इस इमेज को तो हमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि जनरली माइक्रोस्कोप इसी तरह से होता है, बट हम अगले वाली यूनिट में देखेंगे सिंपल, कंपाउंड, लाइट, ये सारे माइक्रोस्कोप का डिटेल एक एक करके चलेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर भी, जिसको हम आई पीस बोलते हैं, 11th-12th क्लास में आपने देखा होगा। एक यहाँ पर लेंस होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट के पास लेंस होगा। ये दोनों लेंस मिलकर के किसी भी इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। साथ साथ में कंडेंसर का क्या रोल होगा, मिरर है, ये सब हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है वो इसी टाइप में है, बट ये बातें ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो चीजों को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। उसी तरह से माइक्रोस्कोप भी चीजों को मैग्नीफाई करेगा। उसी तरह से माइक्रोस्कोप भी चीजों को क्या करेगा, उसके रेजोल्यूशन पावर देखेंगे, इसके साथ साथ में उसका कंट्रास्ट देखेंगे। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि इमेज या जिस ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं वो क्लियरली हमको विजुअलाइज हो सके, दिख सके। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे इधर, नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी को अगर हम बात करें कि क्या रूल है माइक्रोस्कोप का बनाने का, तो माइक्रोस्कोप के बनने का वही रूल है जिस तरह से आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोपी का मतलब जो माइक्रोस्कोप बना है उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब जो आप सिंपल लैंग्वेज में मोबाइल लेते हैं तो बोलते हैं जूम करना। तो जो जूमिंग है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलेंगे। दूसरी बात है, हम लोग ये देखेंगे मैग्निफिकेशन क्यों किया जाता है। अगर आप ये सोचिए कि मैग्निफिकेशन क्यों किया जाता है, तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकें, उसको अच्छे तरीके से देख सकें, जिसको हम जूमिंग बोलते हैं। जूमिंग साइंटिफिक साइंटिफिक वे में हम इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात आता है, मैग्निफिकेशन में हेल्प कौन करेगा, दो तरह के लेंस होंगे। एक आईपीस वाला लेंस होगा जो ऊपर लगा रहता है, माइक्रोस्कोप के ऊपर जो लेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई पीस लेंस या ऑक्यूलर लेंस भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आई पीस लेंस, और दूसरा जो नोच के पास रहता है लेंस लगा हुआ, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो इस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि दोनों लेंस मिल करके किसी भी इमेज को क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन करेंगे। मोबाइल लेते टाइम भी आप बार बार कैमरा को चेक करते हैं, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको कैसे पता चलता है, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि चाहे आई पीस लेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस को, या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसे, आई पीस लेंस से। तो अगर हम देखें इस बात को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है, आई पीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस 40x है, आई पीस लेंस 10x है, तो इसका मैग्निफिकेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 400 टाइम्स। कितने टाइम, 400 टाइम्स वो फिगर जो होगा, जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे वो उसका जूमिंग हो जाएगा या मैग्निफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम अपना चेंज कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे 40 की जगह 50 भी लगा सकते हैं, 10i की जगह 20i भी सेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम उसमें सेट करके मैग्निफिकेशन को कर सकते हैं। तो आप ये बातें समझिएगा कि कोई भी माइक्रोस्कोप बनेगा तो उसमें लेंस होगा, और लेंस का काम जो होगा वो मैग्निफिकेशन होगा। जैसा कि आप मोबाइल में भी यूज करते हैं बार बार चेक करने के लिए कि मैग्नीफाई करके हम क्या कर लें, इंक्रीज कर लें इमेज को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, जरा देखते हैं मैग्निफिकेशन से क्या फायदा होता है। अच्छा, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। सिंपली ये डायग्राम दिखा रहा है कि किस तरह से हम किसी भी इमेज को मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी इमेज को लेंस लगाने से उसको जूम कर सकते हैं। तो एक माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन पावर होगी, मतलब जूम करने का। जितना अच्छा मैग्निफिकेशन पावर होगा उतना अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक माइक्रोस्कोप में दूसरी क्या चीजें होंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल करेगी। वो दूसरी चीजें होंगी रेजोल्यूशन पावर। हमने इमेज भी आपके लिए लगाया ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जो हम रेजोल्यूशन पावर की बात करते हैं तो इस बात को इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कभी भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो कैमरा से फोटो खींचते हैं, इसके बाद उसको क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि जो दो पॉइंट नजदीक हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकें, ताकि वो दो पॉइंट्स जो वो करेक्टली हमको क्या करें, ऑब्जर्व हो सके। तो रेजोल्यूशन की हम अगर बात करें, रिजॉल्विंग पावर की, तो यदि अगर कोई माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे क्वालिटी का है
या जो कैमरा बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो उसको रेजोल्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ इमेज पे आप देख पा रहे होंगे, या आप अपने मोबाइल से भी फोटो खींचते हैं, कोई दूर दूर से फोटो खींचते हैं, अगर उसका रेजोल्यूशन पावर अच्छा नहीं होता तो इस तरह की इमेज आती है, थोड़ा जिसको ढब या डल टाइप का इमेज आ रहा है। जिसका मैग्निफिकेशन पावर अच्छा होगा उसमें इमेज क्लियर दिख रही होगी सेकंड इमेज में। तो इसे हम इमेज का इस्तेमाल करके इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे समझ पाएंगे कि रेजोल्यूशन क्या है। तो किसी भी माइक्रोस्कोप में अच्छा मैग्निफिकेशन होना चाहिए, किसी भी माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए। देखिए, रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस पॉइंट एज अ सेपरेट, मतलब दो दो पॉइंट्स को सेपरेट कर सके। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने फोटो खींचा किसी का तो उसकी पूरी तरह से देखिए, इसमें आईब्रो से लेकर के आई लिड से लेकर के हर एक चीज, या दांत जो टीथ है इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ड्यू टू द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। Now it is more important than magnification because highly magnified but blur image of a little use। तो ये रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी इमेज को क्या कर सकें, अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर पाए, जो भी स्पेसिमेन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर पाए। रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अपर्चर का मतलब होगा जो उसमें पॉइंट होगा जिसको होल बोलते हैं, आप देखते होंगे लेंस वाला जो पॉइंट है उस पर, और वेवलेंथ पर, इस पर डिपेंड करेगा रेजोल्यूशन। तो हम ये बातें कह सकते हैं कि एक अच्छा माइक्रोस्कोप होगा तो उसकी बहुत अच्छी रिजॉल्विंग पावर भी होगी, ताकि दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर सके। जैसे हम किसी सेल का स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इनको अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाए, तो वो डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर में। किसी भी अच्छे माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर भी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा हम मोबाइल में भी करते हैं, फोटो खींचने के बाद चेक करते हैं। तो आप इसको भी मोबाइल से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हमारे पास है कंट्रास्ट। आप जरा देखेंगे कंट्रास्ट क्या है, इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि जिसका कंट्रास्ट, देखिए यहाँ पे हाई कंट्रास्ट आप क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, जब किसी भी इमेज को कंट्रास्ट बढ़ाना रहता है तो हम उसका लाइट को बढ़ाते हैं, पीछे बैकग्राउंड की लाइट को इंक्रीज करते हैं ताकि इमेज क्लियर दिख पाए। तो इसमें कंट्रास्ट भी, ये देखिए मीडियम कंट्रास्ट, मतलब आप लाइट को थोड़ा इंक्रीज किए हैं मोबाइल में, जो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आता है। यहाँ का लो और यहाँ का हाई कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट भी प्ले करता है किसी भी स्पेसिमेन में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने में हेल्पिंग होता है कंट्रास्ट भी। देखते हैं यहाँ पर, कंट्रास्ट इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द बैकग्राउंड। मतलब कि जो कंट्रास्ट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या करेगा, ब्राइटनेस को इंक्रीज करेगा बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पीछे से जो बैकग्राउंड होगा उसकी लाइट ज्यादा आएगी, कंट्रास्ट अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो इमेज इजिली दिखेगी। इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन होगा, जैसे अगर हम सेल का स्टडी कर रहे हैं तो सेल में कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ राइबोसोम है, कहाँ गोल्गी बॉडी है, इन सब के स्ट्रक्चर को हेल्प करेगा कंट्रास्ट इंक्रीज करके, हम डिस्टिंग्विश इजिली कर सकते हैं। कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय स्टेनिंग और यूजिंग फेज कंट्रास्ट और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी। आप टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग फेज कंट्रास्ट भी पढ़ेंगे, फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। फेज कंट्रास्ट मतलब पीछे का बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाता है या फेज को चेंज कर दिया जाता है जिससे इमेज और क्लैरिफाई आ पाए। तो इन सब का डिटेल स्टडी आगे के यूनिट्स में मिलेगा। इसमें बस हमको ये समझना है कि एक नॉर्मल अगर माइक्रोस्कोप है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप हमको मिल सके। नेक्स्ट जो बातें आती है वो रिफ्रैक्शन आती है। रिफ्रैक्शन में आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जैसे हवा में अगर वो एंगल बन रहा है तो रेयरर मीडियम एयर में है, और इसके बाद हम लेंस लगा देते हैं तो वो चला जाता है डेंसर मीडियम में, तो इससे एंगल हम ऑब्टेन कर पाते हैं। इसीलिए ये बातें आप समझ पाते होंगे कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो चश्मा होता है, उसका सबका पावर अलग अलग जो बोलते हैं, तो उस हिसाब से शीशे की मोटाई भी अलग अलग होती है, क्योंकि वहां पर भी एंगल जो होता है वो अच्छी तरह से अपने हिसाब से सेट हो पाए, तो वहां पे भी मीडियम चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे आ रही है ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पे अगर कोई लेंस लगा दिए तो डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो लेंस उसी हिसाब से लगता है जिस हिसाब से हमको सेट करना रहता है, फोकस सेट करना रहता है। तो ये रिफ्रैक्शन क्या करेगा, लाइट बेंड्स या रिफ्लेक्ट्स व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास लेंसेज। स्पेक्टिकल्स लगा हुआ है तो वो एंगल को चेंज करेगा, तो स्पेक्टिकल्स क्या कर देगा, डेंसर मीडियम बना देगा। कन्वेक्स लेंसेज फोकस लाइट टू प्रोड्यूस
मैग्नीफाइड इमेज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में यही है, ऑप्टिकल का मतलब होगा वही, जो लेंस होता है उसको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है ताकि जो एंगल जा रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग लेंस को सेट करके, मीडियम को चेंज करके एक्चुअल पॉइंट पर एंगल जा सके। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक माइक्रोस्कोप में ये भी आपको पार्ट्स देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पेंसिल है ये रेयरर मीडियम है और ये पानी है ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ एंगल चेंज हो जा रहा है। तो हम अपने हिसाब से सेट करके एंगल चेंज करते हैं ताकि हमें एक क्लैरिफाई पॉइंट पर जाकर के एंगल मिले और इमेज क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल पाए। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था, हम लोग को हर माइक्रोस्कोप में आगे के पढ़ाएंगे तो सबका एप्लीकेशन देखना है, बट मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंटल है उसमें एप्लीकेशन कॉमन टाइप का है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी का हम लोग अगर ऑब्जर्व करें कि एप्लीकेशन या यूजेस या सिग्निफिकेंस हम बात कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी में कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेल बायोलॉजी में किसमें रोल प्ले करेगा, सेल बायोलॉजी में रोल प्ले करेगा। एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, माइक्रोस्कोप का यूजेस कहाँ पर होगा, सेल बायोलॉजी में। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स का मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनिल्स का जिसको कोशिकांग बोलते हैं, या जो सेल के ऑर्गेनिल्स है जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इन सब को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा। दूसरा देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो, आगे नाम ही लगा माइक्रो, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखें, खुली आंखों से नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोलॉजी। इसके फील्ड में भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज कॉज हो रही है, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज है, लैब में आपका ब्लड चेक करने के लिए जाता है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप ही वहां पर रहता है। जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो आपके डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद रिपोर्ट में आपको पैथोजन आता है, चाहे मलेरिया का पैथोजन हो या फिर टाइफाइड का पैथोजन है, तो वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी में भी किसका इस्तेमाल होगा, माइक्रोस्कोप का। हिस्टोलॉजी जरा देखेंगे, इसका यहाँ पे जरा देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। हिस्टोलॉजी का मतलब जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यू है उनके स्टडी करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टिश्यू का कैसे बना हुआ है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कंपोजिशन है, उसको भी स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का। कैंसर डायग्नोसिस यूजिंग टिश्यू बायोप्सिस। तो कैंसर के डायग्नोसिस में भी हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डिजीज का डिटेक्शन कर पाएं, और डिजीज डिटेक्ट हो जाएगी तो सिम्टम्स मिल जाएंगे, और सिम्टम्स मिल जाएंगे तो उस हिसाब से हम उसका किसी भी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्पिंग है हमारे रोज के लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लोकलाइजेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन यूजिंग अ फ्लोरेंसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेंसेंस नॉर्मल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ये फ्लोरेंसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे। नेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी मिलेगा फ्लोरेंसेंस माइक्रोस्कोपी, तो वहां पर हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। बट ये बातें समझ के रखिए कि जो एप्लीकेशन या यूजेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम यूज करेंगे किसका, माइक्रोस्कोप का। और एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये भी हमें आगे डिटेल पढ़ना है। इसका भी यूजेस है, जो ऐसे होंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब जो नॉर्मल जो कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फेज है, इन सबसे नहीं ऑब्जर्व हो पाएगा क्योंकि वायरस बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे। विजुअलाइजेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम भी का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेन्यूल्स लाइक होगा, बहुत छोटा होता है, दिखने में दिक्कत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेम्ब्रेन, इन सब का स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन वाला तो वहां पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जितना टॉपिक डिस्कस किए हैं उसका थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल एंड माइक्रोस्कोपी पर। तो इससे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो सब अगर समरी अप करके समझने की कोशिश करिए तो ये समझिए कि जो माइक्रोस्कोपी है ये स्टडी साइंटिफिक स्टडी है, और किसके हेल्प से करेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से करेंगे, ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके, देख सके जो खुली आंखों से ना दिखे। वहां पे लिखा रहता है टू
टू स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं उनका स्टडी करते हैं हम किससे, माइक्रोस्कोप से, और जो साइंटिफिक स्टडी है उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक अच्छे माइक्रोस्कोप में क्या क्या मिलेगा, एक अच्छे माइक्रोस्कोप में आपको एक अच्छे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा जिसको आप नॉर्मल भाषा में जूम बोलते हैं, मोबाइल में आप चेक करते हैं। दूसरा, एक अच्छे माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा, रेजोल्यूशन पावर उसकी अच्छी होगी। एक अच्छे माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा, कंट्रास्ट अच्छा होगा। एक अच्छे माइक्रोस्कोप में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल्स जो बनेगा या रिफ्रैक्टिव एंगल्स अच्छा होगा, ताकि इमेज को क्लैरिफिकेशन या जो सैंपल हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या जिस सेल की स्टडी करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम विजुलाइज कर सके। इससे बहुत आसान हो गया हमें ऑब्जर्वेशन करने, क्योंकि इसके पहले जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तब तक ले हमें ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती थी जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या फिर सेल के जो सेल ऑर्गेनिल्स थे, इन सब के स्टडी में मुश्किल होती थी। इस माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की वजह से ये सब चीजें इजिली पॉसिबल हो सका। तो हम लोगों को डिटेल एक एक करके माइक्रोस्कोप देखना है, वो हम डिटेल नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जितनी बातें बताया है उससे रिलेटेड आप जरा एमसीक्यू देख लेंगे। देखेंगे माइक्रोस्कोपिक इज द साइंस ऑफ स्टडिंग, तो ऑप्शन ये आपको दिख रहा है लार्ज ऑर्गेनिज्म, नहीं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। केमिकल रिएक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी नहीं, केमिकल, हमें माइक्रोस्कोपी एक इज द साइंस ऑफ स्टडिंग कैसे ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो माइक्रोस्कोप से दिखे, छोटे हों, टू टिनी विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज टू, भाई माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन होगा, रिड्यूस इमेज, इमेज को छोटा करना, ऐसा तो है नहीं क्योंकि इमेज को छोटा कर देंगे तो दिखेगा ही नहीं। मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मैग्नीफाई का मतलब जूम करना, इसको बढ़ा देना ताकि हमें जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं वो भी दिख पाए, तो यही आंसर सही होगा। मेजर टेम्परेचर, तो ये तो कोई बात नहीं होगी कि हम उससे मेजर करेंगे, वेट स्पेस में ये भी नहीं है, तो ये तो नॉनसेंस टाइप का ऑप्शन है। नॉर्मली आप ये ध्यान देंगे तो आपको जो है वो दिख जाएगा कि आपको दिखेगा क्या कि मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्व स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ 11th पे इस जरा आते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टोटल मैग्निफिकेशन इज कैलकुलेटेड बाई, अगले वाले जब हम पढ़ा रहे थे आप देखेंगे जहाँ पे मैग्निफिकेशन बताया था वहीं पर ये आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो लेंस होगा, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा, नोज लेंस जिसको बोलते हैं, और आई पीस का, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना मैग्निफिकेशन आएगा। सपोज यहाँ पर अगर हम 20x रख दे रहे हैं और यहाँ पर 10x रख दे रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 200x मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में आई पीस और ऑब्जेक्टिव तो कोई बात नहीं, अगर पहले आई पीस है ऑब्जेक्टिव है तभी वही आंसर आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव आई पीस है तभी वही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी आप मैग्निफिकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस करेंगे नहीं, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे नहीं, क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ माइक्रोस्कोप विद अ 10x आई पीस, जो आई पीस है जिसको ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं, अगर वो 10x है एंड अ 40x ऑब्जेक्टिव हैज अ टोटल मैग्निफिकेशन, अगर आई पीस का 10 है और जो ऑब्जेक्टिव या नोज लेंस है उसका 40x है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 400x आ जाएगा, तो ये मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 400x हो जाएगा। इसी टाइप को आपको बीएससी में क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर इमेज, क्लियर इमेज लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मैग्निफिकेशन, जूमिंग भी हेल्प करेगी, मैग्निफिकेशन भी हेल्प करेगा, लेकिन क्लियर इमेज चाहिए, मतलब कि फोटो जो है वो जो जितने भी किसी भी व्यक्ति का है सब कुछ क्लियर एकदम दिखे। तो उसमें हमने रेजोल्यूशन वाला आपको दिखाया था दो, एक डल इमेज थी और एक क्लियर इमेज थी, जिसको रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो जो क्लियर इमेज चाहिए उसके लिए रेजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप का अच्छा होना चाहिए। कंट्रास्ट भी हेल्पिंग है, मैग्निफिकेशन भी हेल्पिंग है, इल्यूमिनेशन का मतलब वो चमकेगा, ये भी तीनों हेल्पिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमें जरूरत है वो रेजोल्यूशन की जरूरत है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू, रिजॉल्विंग पावर क्या है किसका, किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ये है, उसकी एबिलिटी है कि दो पॉइंट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से
मतलब 2 पॉइंट्स को हम समझ सकते हैं। मतलब आप ये बातें समझने की कोशिश करिएगा कि हम 2 पॉइंट्स को ईज़िली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? 2 पॉइंट्स को हम लोग ईज़िली सपोज़ करिए कि रिज़ॉल्विंग पावर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर अगर हम ले लें, तो हम उसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये ज़रा 1 मिनट थोड़ा-सा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ठीक है? तो मतलब 2 अगर आपस में नज़दीक-नज़दीक है पॉइंट्स, तो उनको हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, उसको हम आसानी से देख सकते हैं किसके थ्रू, रिज़ॉल्विंग पावर किसके थ्रू देख सकते हैं, रिज़ॉल्व तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट, 2 नज़दीक-नज़दीक के पॉइंट्स को सेपरेट करने में आसानी से हमें दिख सके, या आप इवन ये समझ सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम लगा रहता है, तो वो राइबोसोम नॉर्मली दिखता नहीं है। अच्छे क्वालिटी का जिस माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा होगा, उसी में ये ऑब्जर्व हो पाएगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके उससे अटैच है राइबोसोम। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्पिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो रिजॉल्विंग मेनली डिपेंड्स ऑन, रिजॉल्विंग किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो जो वेवलेंथ की, जो लाइट की वेवलेंथ आ रही वो, और जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा, इस पर रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन पावर वो डिपेंड करेगा। तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल अपर्चर इज एसोसिएटेड विद द, तो न्यूमेरिकल अपर्चर किसके साथ जुड़ा रहेगा, आई पीस के साथ, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज क्लिप, मिरर। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये बातें ध्यान रखेंगे कि अपर्चर मिरर, जो न्यूमेरिकल अपर्चर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ अटैच होगा, ठीक है? तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रास्ट हेल्प, ये भी बातें हमने डिस्कस किया था, कंट्रास्ट किस में हेल्प करेगा, डिस्टिंग्विश द स्पेसिमेन फ्रॉम द बैकग्राउंड। मतलब जो कंट्रास्ट है किसी भी इमेज, माइक्रोस्कोप या आप इमेज है, लाइट को इंक्रीज करते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाने से हमको क्या फायदा होगा, इंक्रीजिंग स्पेसिमेन वेट, वेट का तो कोई वहां पे इंक्रीजमेंट होगा नहीं। डिस्टिंग्विश द स्पेसिमेन फ्रॉम द बैकग्राउंड, जब भी हम लाइट बढ़ाते हैं तो पीछे से लगता है कि टॉर्च कोई जला रहा है, तो वो कंट्रास्ट, या मोबाइल में भी आप देखते होंगे जो वहां पे रहता है लाइट वाला ऑप्शन, तो उसको हम इंक्रीज करते हैं, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं, मतलब हम कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं। तो द डिस्टिंग्विश द स्पेसिमेन फ्रॉम द बैकग्राउंड, पीछे से जो इमेज है वो क्लियर है, उसके लिए हम लोग कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं। विच प्रोसेस इंप्रूव कंट्रास्ट इन लाइट माइक्रोस्कोपी, तो विच प्रोसेस इंप्रूव्स कंट्रास्ट इन लाइट माइक्रोस्कोपी, इस लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में या लाइट माइक्रोस्कोप का हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये देख लेंगे कि वहां के लिए हीटिंग प्रोसेस होता नहीं है, ड्राइंग फ्रीजिंग होगा नहीं, यहाँ पर कौन सा होगा, स्टेनिंग प्रोसेस होगा। तो इंप्रूव्स कंट्रास्ट इन लाइट माइक्रोस्कोपी, स्ट्रेनिंग होगा, ठीक है? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन थे, और आज हमने ये डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोपी क्या होगा, और बातें ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग लेक्चर कंटिन्यू लेंगे। आप चैनल के साथ जुड़िए, और बाकी जो बच्चे हैं उनका भी हेल्प करिए, और साथ साथ में कंटिन्यू आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग।